कॉपी पेंसिल निकालें और मैं जो है पीएचडी वालों को जरा पढ़ा लूं। ठीक है समूना, वो वालेकुम सलाम, वही लेक्चर शेयर करें समूना। यस सर करती हूँ। आपने अच्छा भेजा था, वही पढ़ते हैं, उसमें कोई सर चीज ऐड करने वाली होगी तो कर लेंगे। इजाजत शेयरिंग की देंगी जुवेरिया तो फिर जी जी जुवेरिया। हेलो सर। जी जी सर जी कौन सा ऑडियोग्राम ड्रा करना, मैं थोड़ा लेट हो गया था। आप लोग बताता हूँ कौन कौन से करने हैं, आप लोग लिखें, मैं बता रहा हूँ, लिखना स्टार्ट करें। बताओ। जी जी यूनिलैटरल मिक्स्ड मॉडरेट टू स्वेयर यूनिलैटरल मिक्स्ड हेयरिंग लॉस का ऑडियोग्राम एक ड्रा करें आप लोग। मॉडरेटली स्वेयर, सुन रहे हैं? जी सर। मॉडरेटली स्वेयर यूनिलैटरल मिक्स्ड हेयरिंग लॉस का एक ऑडियोग्राम ड्रा करें। दूसरा ऑडियोग्राम ड्रा करें ये लिख लिया है? हाँ जी। जी सर। अब दूसरा बोलो। जी जी बोले। माइल्ड टू मॉडरेट हाई फ्रीक्वेंसी लॉस का ऑडियोग्राम ड्रा करें। राइट ईयर का माइल्ड टू मॉडरेट हाई फ्रीक्वेंसी लॉस। तो ये कौन सा करना है? माइल्ड टू मॉडरेट हाई फ्रीक्वेंसी लॉस का राइट ईयर का ऑडियोग्राम ड्रा करें। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का कर दें। माइल्ड टू मॉडरेट हाई फ्रीक्वेंसी लॉस, हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। हो गया? जी सर। सर ये राइट फिर नहीं करना, राइट नहीं लिखना? राइट लिखना है ना। अच्छा। माइल्ड टू मॉडरेट हाई फ्रीक्वेंसी राइट ईयर हेयरिंग लॉस, राइट ईयर का हेयरिंग लॉस जो है वो हमने ऑडियोग्राम ड्रा करना है और उसके बाद लिखें मॉडरेट कंडक्टिव बायलैटरल हेयरिंग लॉस। बायलैटरल मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का ऑडियोग्राम ड्रा करें। बायलैटरल मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का ऑडियोग्राम ड्रा करें। और बताओ, लिख लिया है? जी सर लिख। जी लिखिए। मॉडरेट लो फ्रीक्वेंसी का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का ऑडियोग्राम ड्रा करें। मॉडरेट लो फ्रीक्वेंसी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। बाइलेटरल। हाँ बाइलेटरल ये भी? ये यूनिलैटरल कर दें। लेफ्ट ईयर का मॉडरेट लो फ्रीक्वेंसी
कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का ऑडियोग्राम ड्रा करें लेफ्ट ईयर का। बस ठीक है, ये कितने हो गए? 4 5 4 हो गए। 4 हो गए। चलें आप लोग ड्रा करें और फिर मुझे भेजें, फिर आप वाले ही स्क्रीन पे निकाल के देखेंगे कि क्या ड्रा किया है आप लोग। ठीक है, और उसको रिपीट पढ़ लेंगे, जहाँ से कोई चीज समझ नहीं आई तो वो कर लेंगे। स्क्रीन शेयर करें समूना। सर ये मैंने एक पहले कौन की सा है, थी 2 का? तो सर मैंने क्या पहले चीज? की थी, मैंने कहा देख लो, सादिया नहीं आई थी। सादिया से देखें, अगर आई है तो उसे पूछें आ जाए। किसी ने क्वेश्चन किया था, नहीं, कोई क्या है? सर ये आखिरी जो करवाए ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस, लेकिन ये कौन सा, बाइलिटरल या यूनिलिटरल? मैंने कहा है कि लेफ्ट ईयर का लेफ्ट ईयर। लो फ्रीक्वेंसी लॉस का कंडक्टिव ऑडियोग्राम ड्रा करें। लेफ्ट ईयर का सही, लो फ्रीक्वेंसी ठीक लॉस का कंडक्टिव ऑडियोग्राम। ठीक है। सर जी इसका नेट भी बंद है। सही, चलें ठीक है, फिर आप जो है स्क्रीन शेयर करें। सर सही नजर आ रही है? हाँ जी, मायोटोनिया कंजेनिटा। मायोटोनिया कंजेनिटा आज हम पढ़ेंगे, और इसके नीचे जो आपने कुछ दिए हैं मस्कुलर वेस्टेज की और जो है डिजीजेज, उनका भी थोड़ा सा तारुफ ले लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा डेफिनेटली। तो फिर जितने भी ये सारे मस्कुलर हैं, स्पाइनल एट्रोफी, डिस्ट्रोफी, ग्रेविया, इसका आप लोगों का परसों संडे वाले दिन कंप्लीट टेस्ट होगा। कल छुट्टी है वैसे, ठीक है, सैटरडे ऑफ होता है, और परसों जो है इसका टेस्ट होगा। ठीक है, अभी तक पढ़े हैं, आज 5वां होना है। यस सर। नासिर की आवाज आ रही है कहीं बहुत दूर से? अच्छा, मायोटोनिया सर अभी कंजेनिटा, तक कंजेनिटा जो है ये बेसिकली जेनेटिक मस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसमें जो क्रोमोसोम 7 है उसमें डिफेक्ट होता है, और कंजेनिटल होता है बाय बर्थ ही आता है, बर्थ के साथ ही स्टार्ट होता है ये डिफेक्ट। क्योंकि जेनेटिक है तो डेफिनेटली बाय बर्थ ही आता है, और 7th क्रोमोसोम में ज्यादातर डिफेक्ट होता है। एबनॉर्मल इन लार्ज मसल होते हैं, लुक लाइक बॉडी बिल्डर, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना उस तरह के इनके मसल होते हैं। कौन से होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं और इनलार्ज्ड होते हैं। अफेक्टेड बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों ही जो है वो अब कॉमनली नॉर्मल होते हैं? इफेक्टेड हो। हाँ, दोनों जो है इसमें इफेक्ट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। और ये भी इडियोपैथिक डिजीज है, यानी इसकी जो काज है वो क्या है? अननोन है। ठीक है, इसकी 2 मेजर टाइप्स जो है वो थॉमसन डिजीज और बेकर डिजीज है। जो थॉमसन डिजीज है वो इसको अच्छा नीचे ही रखें। सही, ऊपर आप वाला अभी मैं नहीं पढ़ रहा, वैसे एक जर्नल इंट्रोडक्शन दे रहा था, फिर वो स्टार्ट करते जी हैं। जी। थॉमसन डिजीज और बेकर डिजीज है। थॉमसन डिजीज जो है ये ज्यादातर कब से शुरू होती है? इन्फेंसी में। इन्फेंसी में शुरू होती है, यानी बच्चा जब छोटा होता है तो उस वक्त होती है, और लीस्ट कॉमन है। लीस्ट कॉमन है यानी कम ही पाई जाती है। दूसरी जो इसकी टाइप्स है वो बीकर डिजीज है। ये जो है वो 4 साल से 12 साल के दरमियान में अमूमन आती है, और ये भी लीस्ट कॉमन टाइप्स ही है। और ये दोनों सूरतों में हो सकता है कि डोमिनेंट केस में भी और रिसेसिव केस में भी। ठीक है, कि एक जी पेरेंट्स डोमिनेंट हो तो भी हो सकता है, और रिसेसिव दोनों केस में इनहेरिटेड जो है डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें क्या होता है? मसल की स्टिफनेस ज्यादातर होती है, मसल जो है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। फॉर्मेशन है उसमें भी डिले होता है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट होती है, वोलंटरी मसल प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, इसने ये आप की स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। मायोटोनिया कंजेनिटा इज अ रेयर डिजीज। रेयर है, जैसे मैंने अभी कहा कि लीस्ट कॉमन है, इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। cause muscle stiffness and some weakness, मसल की स्टिफनेस काज करती है और सम टाइम वीकनेस भी काज करती है। स्टिफ मसल कैन मेक इट हार्ड टू वॉक, ईट एंड
मसल की स्टिफनेस जब होगी तो डेफिनेटली अगर वॉलंटरी मसल स्टिफ होंगे तो फिर क्या होगा, वॉकिंग डिफिकल्टी होगी, ईटिंग होगी और टॉक की होगी। जैसे अगर मसल स्टिफ हो जाए तो वो क्या कहते हैं, जैसे स्टटरिंग होती है, वो प, 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 पानी इस तरह वाले देखे ना लोग आपने, या जी सेब प्रोलॉन्ग करते हैं वॉइस को, या फिर क्या कहते हैं रिपीट करते हैं लफ्जों को, तो फिर स्टिफनेस होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, डिफिकल्टी होगी वॉइस को इनिशिएट करने में, ईटिंग की डिफिकल्टी होगी, वॉकिंग की भी होगी। Myotonia congenita is an inherited neuromuscular disorder characterized by inability to muscle to quickly relax after a voluntary contraction. ये भी क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। मसल जो हम हमारे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फौरन रिलैक्स भी हो जाते हैं, उनमें एबिलिटी जी होती जी है ना। आपने क्या है, पेन को पकड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट किया और तो फिर छोड़ दिया तो रिलैक्स हो गया है। सही है। इसमें क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर रिलैक्स होने में डिफिकल्टी होती है, फौरन से रिलैक्स नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फौरन से रिलैक्स नहीं होते रिलैक्स नहीं मसल। होते। A faulty gene cause myotonia congenita, 7th क्रोमोसोम में डिफेक्ट होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, मायोटोनिया कंजेनिटा काज होता है। यू कैन इनहेरिटेड दिस कंडीशन इफ वन और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स हैज इट। ये दोनों सूरतों में हो सकता है, ऑटोसोमल भी और रिसेसिव भी। रिसेसिव भी। ऑटोसोमल भी हो सकता है और रिसेसिव जीन डिफेक्ट हो सकता है 7th क्रोमोसोम में। The condition is present from early childhood, ज्यादातर अर्ली चाइल्डहुड में यानी इन्फेंसी में आती है, but sometimes can be mild, लेकिन बाज दफा माइल्ड होती है। Most children will be 2 to 4 year old, ये 2 से 3 है, वैसे 4 ज्यादा है, चले 2। When parents first notice their muscle stiffness, हाँ 2 से 3 में stiffness जो है वो पेरेंट्स फील करते हैं, particularly in the legs, often provoked by sudden activity after rest। ये ज्यादातर कहाँ, लेग्स के अंदर जो है स्टिफनेस फील होती है, और वो भी क्या है, जब कोई आप एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद जब रेस्ट करते हैं तो उस वक्त फीलिंग आती है कि मसल जो है वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन के बाद। दिस डिजीज डज नॉट कॉज मसल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग नहीं होती इसकी वजह से, ठीक है। इनफैक्ट इट मे कॉज मस्कुलर enlargement, जैसे कि अभी मैंने कहा कि enlargement काज करती है, जैसे बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं ना मसल, उस तरह के नजर आएंगे। मसल स्ट्रेंथिंग इज इंक्रीज, और क्या हो जाती है, मसल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाती है। There are two forms of disease, Baker's types, which is most common, from Thomson disease, which is rare, mild। जो थॉमसन डिजीज है वो ज्यादा रेयर है और लीस्ट कॉमन है, और ये तो उससे थोड़ी बेटर है, ये भी लीस्ट कॉमन है लेकिन उससे ज्यादा होती है। द डिसऑर्डर इज caused by mutation in a gene responsible for stretching of electrical excitement in the muscles। ये क्या होता है, जीन की जब म्यूटेशन हो रही है तो पीरियड्स के अंदर इफेक्ट होती है। बेकर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो बेकर है और रेयर फॉर्म थॉमसन है। The symptoms start between 4 to 12 एज। अभी मैंने ये बताया कि इसकी जो सिम्टम है वो 4 साल से 12 साल की एज में ज्यादातर स्टार्ट होती हैं। They cause attack of weak muscles, especially in the arm and hands। ये ज्यादातर वीक मसल्स में, आर्म और हैंड के जो मसल्स हैं, बाइसेप और ट्राइसेप वाले मसल्स हैं, उनको ज्यादातर ये क्या करता है, अटैक करता है। थॉमसन डिजीज इज रेयर, थॉमसन जो है वो रेयर है। द सिम्टम often start within the first few months of the life। ये इन्फेंसी में शुरू हो जाती है जब बच्चा छोटा होता है, and usually appear by the age 2 to 3 तक जो है complete appear हो जाती है। Muscle in the legs, hand and eyelids are most like to be affected। ज्यादातर इसमें क्या है, मसल जो है लेग, हैंड और आईलेड के मसल जो है वो इफेक्ट होते हैं। ये आप देख रहे हैं मसल इसके, अब ऐसे ही लगता है ना कि लार्ज लोग हैं, बॉडी बिल्डिंग वाली कंडीशंस है, ठीक है। ए बी सी देखें, ऊपर करें स्लाइड को, और ऊपर ले जाए। कॉमन सिम्टम्स,
मेन सिम्टम ऑफ मायोटोनिया कंजेनिटा इज स्टिफ मसल। स्टिफ मसल जो है इसकी मेन सिम्टम है, मसल स्टिफ होते हैं। व्हेन यू आर ट्राई टू मूव आफ्टर बीइंग इनएक्टिव योर मसल्स स्पाज्म एंड बिकम ग्रेट। जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई चीज उठाते हैं और फिर रख देते हैं, तो मसल अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहे होते। राइट करते हैं तो फिर मसल रिलैक्स नहीं हो रहे होते। तो इस तरह की फीलिंग्स जो है इसमें ज्यादातर आती हैं। और मोस्टली अफेक्टेड मसल जो होते हैं वो फेस के होते हैं, हैंड के और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आल्सो गेट स्टिफ। हैंड और फेस के मसल इफेक्ट होने से ज्यादातर क्या होता है, स्पीच का और swallowing का प्रॉब्लम होता है, ईटिंग का प्रॉब्लम होता है, swallowing का इशू होता है। और इनके बाकी मसल्स के वीक होने से क्या हो सकता है, राइटिंग और वॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकता है। अदर्स आर सो स्टिफ दैट दे आर अ लॉट ऑफ ट्रबलिंग मूवमेंट। जो मूवमेंट्स हैं स्टिफ इतने होते हैं कि उनमें ट्रबल करते हैं। मायोटोनिया कंजेनिटा ऑफन अफेक्टेड मसल ऑफ द, इसके होते हैं लेग्स के, आर्म के, आईलेट के, फेस के और टंग के मसल जो है ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। लेग के होंगे तो मोबिलिटी नहीं होगी, आर्म के होंगे तो राइटिंग डिफिकल्टी इश्यूज, फेस के होंगे तो स्पीच और ईटिंग के इश्यूज होंगे, और टंग के होंगे तो डेफिनेटली फिर भी स्पीच और ईटिंग का प्रॉब्लम होगा। The stiffness is usually worst when you first start to move your muscles after they have been at rest. Stiffness कब start होती है, जब फर्स्ट टाइम आप इन्हें यूज करते हैं काफी रेस्ट के बाद। Might have difficulty getting up out of a chair or bed. जब आप चेयर पे बैठे होते हैं और उठते हैं तो आपको लगता है कि ये स्टिफ है। Climbing stairs, स्टेयर जो है might, या जब स्टेयर के ऊपर आप चढ़ते हैं। स्टार्टिंग टू वॉक, या वॉक करने लगते हैं। ओपनिंग योर आईलेट आफ्टर क्लोजिंग देम, जब आप आईलेट्स को क्लोज रखने के बाद ओपन करते हैं। वंस यू हैव बीन मूविंग फॉर अ while your muscle will start to relax, लेकिन जब आप थोड़ा सा उनको मूवमेंट देते हैं तो वो रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा आप उनको वार्म अप करना पड़ता है। Often people with myotonia congenita have usually large muscles। ज्यादातर इनके आपको मसल जो दिखते हैं लार्ज दिखते हैं, इसलिए इसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है मसल एनलार्ज हो जाते हैं। These big सर muscle अगर ये ढीले ढीले होते फिर ये हाइपोट्रोफी होना था ना। हाँ हाइपोट्रॉफी होना था, हाइपोट्रॉफी। अब एनलार्ज होते हैं तो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, या मायोट्रॉफी, मायोट्रॉफी भी कहते हैं। दिस बिग मसल कैन गिव द अपीयरेंस ऑफ ए बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर की तरह नजर आते हैं। इवन इफ यू डू नॉट लिफ्ट वेट, हालांकि उन्होंने कभी भी बॉडी बिल्डिंग वाला काम किया नहीं होता। इफ यू हैव बेकर डिजीज योर मसल्स विल आल्सो फील वीक। बेकर डिजीज में भी मसल्स जो हैं वो वीक फील करते हैं। दिस वीकनेस कैन बी परमानेंट। इफ यू हैव थॉमसन डिजीज गुड वेदर माइट वर्स योर मसल स्टिफनेस। ठीक है। अदर सम इंक्लूड डबल विजन, कुछ और अलामात भी इसमें पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं, डबल विजन्स, ट्रबल च्यूइंग, swallowing, योर थ्रोट मसल आर अफेक्टेड। सर तो डबल ये विजन तो, को डिप्लोफिया भी कहते हैं ना। हाँ डिप्लोफिया। ये और किस में पाया जाता है, सर ये जो कल पढ़ा था मस्टोजीनस ग्रेविस में। मल्टीसाइक्लोसिस, हाँ मल्टीसाइक्लोसिस मल्टीसाइक्लोसिस में भी में। डिप्लोफोबिया होता है। अच्छा, change called a mutation to CLCNI gene cause mastonia congenita। ये जो जीन होता है 7th क्रोमोसोम का जो जीन होता है, मैंने जैसे कहा वो इफेक्ट होता है दिस जीन। और इसका फंक्शन क्या होता है, ऐसी प्रोटीन बनाता है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। वो प्रोटीन जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है उसकी डेफिशिएंसी होती है बेसिकली इसके अंदर। The mutation cause your muscle to contract too often, जिसकी वजह से इशू आता है कॉन्ट्रैक्ट में और रिलैक्सेशन में। मायोटोनिया कंजेनिटा इज नोन एज अ क्लोराइड चैनल डिजीज। इसको क्लोराइड चैनल डिजीज भी कहते हैं। इट अफेक्टेड द flow of iron across muscle cell membrane. Loans are negatively or positively charged particle help maintain the normal function of chloride channel in the muscle cell membrane. This channel help control that your muscle respond to stimuli. Gene is muted, then channel does not work
as should your muscle can relax matter। हाँ जी, तो वही कहता है कि वो मसल प्रोटीन जो कि मसल्स को पॉजिटिव नेगेटिव आइन प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, उसकी डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते। यू आर इनहेरिटेड ईच टाइप्स ऑफ मेटल कंजेनिटल हैज डिफरेंट वे। ईच टाइप ऑफ कंट्रोनिया जो है वो डिफरेंट वे में हो सकती है, जैसे मैंने कहा ऑटोसोमल भी हो सकती है और रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न Parkinson disease only need to inherited the faulty gene from one parents। ये आपको कल भी बात बताई थी ना। जी। Your children have a 50% chance of inherited the range, your children have 25% chance of the inherited। ठीक है, ये वही है जो कल आपको तस्वीर दिखाई थी कि ऑटोसोमल में क्या होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक पेरेंट्स होता है अफेक्टेड और दूसरा नॉर्मल हो सकता है, और रिसेसिव में दोनों के जीन में डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से 50% जो बच्चे हैं वो क्या होता है, एक में इफेक्ट होता है और उसमें 25% बच्चे इफेक्ट होते हैं, बाकी कैरियर का काम करते हैं। डोमिनेंट 25% यानी 4 में से 1 होगा और दूसरे में 4 में से 2 होंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव एंड नीड टू इनहेरिट जीन फ्रॉम दी बोथ पेरेंट्स। रिसेसिव है, इसका मतलब है कि दोनों पेरेंट्स में जीन डिफेक्ट होता है तो आती है। ठीक है, ऊपर वाली क्या थी, ऊपर उसमें वाली ज्यादातर ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है और इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव होती है बीकर में। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। रिसेसिव में क्या होता है, दोनों पेरेंट्स से जीन डिफेक्ट आता है, और डोमिनेंट में क्या होता है, एक या दोनों से आ सकता है। डोमिनेंट से तो आता ही आता है, दूसरा नॉर्मल भी हो तो आ सकता है, और 25% चांस जो होता है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, 25% चांस किस में ज्यादा होते हैं, रिसेसिव में, और उस जो डोमिनेंट होता है उसमें 50%। यानी अगर आपने एक ऐसे पर्सन से, इसके अलावा अगर हम एचआई की बात करें, किसी डेफ ने अगर नॉर्मल से शायद मैरिज किया तो उसमें से जो चांस होंगे वो क्या होंगे, 4 में से 2 बच्चे मस्ट होंगे डेफ। और अगर 2 जेनेटिक डिफेक्टिव ने शादी किया तो उसमें से क्या होगा कि जो है 4 में से 1 तो मस्ट होगा, बाकी कैरियर हो सकते हैं। तो जी। इसी तरह सेम कंडीशन मायोटोनिया कंजेनिटा में भी है। अच्छा, मायोटोनिया usually diagnosed childhood, child doctors do an exam, look for muscle stiffness and ask about your family medical history। ठीक है, ये कंडीशन अगर आपका बच्चा भी फेस करे तो अगर आपको अभी थोड़ा आइडिया तो आप कह सकते हैं कि इसको ये इशू है मायोटोनिया कंजेनिटा, इसको डॉक्टर को दिखाएं। जिसके मसल जो है जब बैठता है तो उठ नहीं सकता, जब कोई एक्टिविटी के बाद जो है या रिलैक्स के बाद क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स नहीं हो रहे। Have your child grip an object and then try to release it। During the exam the doctor might, आप डॉक्टर क्या करता है, जैसे मैंने कहा किसी चीज ऑब्जेक्ट को, पेंसिल को पकड़ाता है ग्रिप और फिर कहता है इसको रिलीज करो। टैप ऑन वन child muscle with a small hammer like device called a precursor to test your child reflexes। उसके अलावा रिफ्लेक्स करने को चेक करने के लिए हैमर का इस्तेमाल करता है। यूज अ टेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी से भी मसल की एक्टिविटी का अंदाजा होता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी जितने भी मस्कुलर इश्यूज हैं उनमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, ऐसी है। जी। वो ब्लड टेस्ट भी कर सकता है जो हाई लेवल ऑफ द एंजाइम क्रिएटिनिन काइनेज व्हिच इज साइन ऑफ मसल डैमेज। मसल डैमेज ये वैसे कहता है वेस्टेज होती नहीं है, लेकिन इसने जिक्र किया है। लेकिन क्या है, रिमूव अ स्मॉल, वो जो प्रोटीन है उसको देखने के लिए कर सकता है कौन सी प्रोटीन है जो कि मसल की एक्टिविटी और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करती है। रिमूव अ स्मॉल सैंपल ऑफ मसल टिश्यूज टू look at under the microscopy which is called a muscular biopsy। उसके अलावा कोई आप बच्चे के मसल का पीस लेके उसको जो है बायोप्सी भी करवाई जा सकती है। डॉक्टर कैन आल्सो डू अ ब्लड टेस्ट टू लुक आफ्टर अ CLN जीन। CLCN1 जीन्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करवा सकता है। ये इंफॉर्मेशन ज्यादा डॉक्टर के रिलेटेड है, और ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली। ट्रीटमेंट क्या होती है, माइट से ट्रीटमेंट डॉक्टर इंक्लूड पेडिट्रिशियंस, बच्चों वाला जो डॉक्टर है वो ट्रीट करता है। ऑर्थोपेडिस्ट को भी दिखाया जा सकता है, स्पेशलिस्ट हु ट्रीट प्रॉब्लम विद द जॉइंट मसल्स एंड बोन।
ये डॉक्टरों को आपको पता है ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पेडिट्रिशियन को दिखाया जा सकता है, ऑर्थोपेडिक को दिखाया जा सकता है, फिजियोथेरापिस्ट को भी दिखाया जा सकता है, जेनेटिक एंड जीन काउंसलर को दिखाया जा सकता है, और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रीटेड कंडीशन नर्वस सिस्टम को जो ट्रीट करता है न्यूरोलॉजिस्ट, उसको भी इंक्लूड किया जाता है इसको दिखाने में। ट्रीटमेंट ऑफ मायोटोनिया कंजेनिटा विल एड्रेस चाइल्ड स्पेसिफिक सिम्टम, इट में इंक्लूड मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस। ज्यादातर मेडिसिन और एक्सरसाइजेस से इसको जो है करना होता है। वो मेडिसिन जो पट्टों को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंटी सीजर मेडिसिन जो होती है, एंटी कन्वल्सन मेडिसिन होती हैं, जो ज्यादातर दौरे पड़ते हैं जिनको उनमें भी दी जाती हैं, वही इसमें भी इस्तेमाल की जाती हैं, जो मसल को टाइट मसल को रिलैक्स करती हैं। मोस्ट द इफेक्ट, अच्छा, और क्या, टू रिलीव सोडियम मसल स्टिफनेस, डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन, सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग, एंटी सीजर्स ड्रग्स, जो कि क्या करती हैं, एपिलेप्सी वगैरह और दूसरे बच्चों को जिनको क्या कहते हैं, सीपी वाले बच्चों को जैसे दौरे पड़ते हैं, कौन सी किस्म में ज्यादातर स्पास्टिक सीपी, तो उनको जो दी जाती हैं वही इसको भी मायोटोनिया कंजेनिटा वाले बच्चों को भी दी जाती है। मसल रिलैक्सेंट डिजीज, मसल रिलैक्सेंस मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती हैं, एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्वीन इस्तेमाल की जा सकती है। इसका क्या फंक्शन हो सकता है, आई डोंट नो। उसके अलावा एंटी हिस्टामिन सच एज ट्राइमाज़ेपाम, ठीक है, एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने वाली भी यूज की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर जो मेडिसिन इफेक्टेड होती है इसमें वो कौन सी होती है, एंटी कन्वुल्सेंट या एंटी रिलैक्सेंस मेडिसिन दी जाती है, जो आपसे आ सकता है, बाकी इतनी मेडिसिन को याद करने की जरूरत नहीं। If myotonia congenita runs in your family, you might want to consider seeing a genetic counselor. The counselor can look up your family history, do blood test, and check your defect risk children with this condition. अगर कोई बच्चा है तो डेफिनेटली आपको जो है काउंसलर, जेनेटिक काउंसलर या जेनेटिक टेस्ट करवा लेने चाहिए, ताकि अगली जनरेशन में मायोटोनिया कंजेनिटा जो है वो ट्रांसमिट ना हो। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ट्रबल swallowing, स्पीकिंग, मसल वीकनेस, ये भी हमने पढ़ी है। और क्या हो सकती है, राइटिंग की डिफिकल्टी हो सकती है, वॉकिंग की डिफिकल्टी हो सकती है। आउटलुक क्या है, थ्रो मायोटोनिया कंजेनिटा आर मोर लाइक टू react to anesthesia condition talks to your child before having surgery। अगर ऐसे बच्चे की सर्जरी करवाई जाए तो इसमें ये चांस होता है कि ये एनेस्थीसिया को सपोर्ट नहीं करता। एनेस्थीसिया को सपोर्ट ना करने का मतलब है कि जो बेहोशी होती है उस पर रिएक्ट कर जाता है। बाज दफा आपको पता है कि लोग नॉर्मल होते हैं और जाते हैं सर्जरी करवाने और उनकी ड्यूरिंग सर्जरी डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह जी पता है क्या होती है, ये डेथ जी नहीं, वजह नहीं होती कि उनको वो डिजीज की वजह से डेथ हुई है। उनकी डेथ बेसिकली एनेस्थीसिया की वजह से होती है। प्रोपोफाइलिन जब उन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं जो बेहोशी के लिए होती हैं, तो उनके जो ऑर्गन्स हैं उन पे रिएक्ट करते हैं, जैसे हार्ट वगैरह है तो, या लंग्स हैं, उनकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पाती, तो फिर क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। वरना काटने से कोई या सर्जरी करने से कभी भी डेथ नहीं होती। ऐसे पेशेंट देखे हैं ना आपने, जो करवाने जी गए जी कोई सर्जरी, अपेंडिक्स करवाने गए या हर्निया करवाने गए या थायराइडेक्टमी, तो उनकी डेथ हो गई। इवन कि जिनको लेग का फ्रैक्चर हुआ, टांग का, और वो फ्रैक्चर के लिए सर्जरी होने लगी तो उनकी डेथ हो गई। तो इसी तरह ये भी जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एनेस्थीसिया के ऊपर, इसलिए जो है इनकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है एनेस्थीसिया के रिएक्शन की वजह से। थ्रू मायोटोनिया कंजेनिटा स्टार्ट इन चाइल्डहुड इज यूजुअली डज नॉट स्क्रीन के सर तरफ। पूरा होने क्या? हाँ जी। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बातें क्या है कि जीन 7 में डिफेक्ट होता है, ज्यादातर मसल लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, उसमें मसला होता है। दो मेन टाइप्स होती हैं, थॉमसन जरा लीस्ट कॉमन है, उसकी नस्बत जो बेकर है वो ज्यादा कॉमन है। ये दोनों सूरतों में हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट और डोमिनेंट और रिसेसिव, दोनों रिसेसिव। शर्तों में हो सकता है।
मेन सिम्टम में मसल की स्टिफनेस होती है, मसल एनलार्ज होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, और क्या होता है ईटिंग की और swallowing की डिफिकल्टी भी होती है, और बाद दफा डेवलप भी होता है। डायग्नोज करने के लिए टेस्ट किए जा सकते हैं, EMG करवाया जा सकता है, ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, और ट्रीटमेंट जो है वो एंटीहिस्टामिन वगैरह दी जाती है। एज अ टीचर आपने क्या देखना होता है, उसके अंदर जो मोबाइलिटीज के इश्यूज होते हैं उनको टैकल करना है, फिजियोथेरापीज करवानी है, ड्रग्स वैसे वो यूज कर रहा होता है, अगर उसको स्पीच इश्यूज एरर्स आते हैं तो उनको कैसे आपने स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना है, या क्या कहते हैं ऐसी एक्टिविटी करवानी है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहे। ठीक है, ज्यादातर उसको रिलैक्स भी नहीं करना और ज्यादा मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं करवानी। ज्यादा रिलैक्स करेंगे तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी करवाएंगे तो फिर रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो दोनों चीजें नॉर्मल करवानी है। ये चंद एक चीजें हैं जो इसके हवाले से याद रखने वाली है, और ये याद। ठीक है, अच्छा आगे जो है मस्कुलर क्या था, मस्कुलर एट्रोफी। एट्रोफी, मस्कुलर पहले हमने एट्रोफी स्पाइनल बेसिक, मस्कुलर एट्रोफी पढ़ी है ना। हाँ जी, वो तो स्पाइन की होती है, और ये जर्नल होगी कि कितनी डिजीज जिनमें मसल वेस्टेज हो सकता है। एट्रोफी तो क्या कहते हैं बेसिकली मसल का वेस्टेज होता है, ये बहुत सारी डिजीजेस में हो सकता है। जैसे ALM है, वही जो कल आपने थी, उसमें भी मसल वेस्टेज होता है। मायोलैटरल ट्रॉफिक साइक्लोसिस जो होता है, ठीक है। और किस में होता है, फेमिलियर पेरियाडिक पैरालिसिस में होता है, मास्थेनिया ग्राविस में होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है। तो ये सारी डिजीजेस में मस्कुलर एट्रोफी होती है। The term muscular atrophy refer to the loss of muscle पर ये tissue. तो Muscle, मैंने कहा ये पोलियो वगैरह में भी हो जाती है ना। हाँ जी, पोलियो में भी होती है। जितने भी मस्कुलर डिजीजेस हैं उनमें मस्कुलर एट्रोफी होगी। इसने जी जर्नलाइज जी। कर दिया मस्कुलर एट्रोफी को ना, कि किन किन डिजीजेस में मस्कुलर एट्रोफी होती है। इसमें वेस्टेज होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू द इंजरी, illness, poor nutrition, genetics, certain medication condition contribute to muscle atrophy। क्या क्या कर सकता है, कोई इंजरी हो जाए, मसल एट्रोफी हो जाए, इलनेस हो जाए, या डाइट बच्चा नहीं लेता तो डेफिनेटली मसल वेस्टेज होता है। जैसे वहां पे हुआ इतना लॉस, कौन सा इलाका है सिंध का, बच्चे मरे क्योंकि न्यूट्रिशन वहां नहीं थी। फिर जेनेटिक जो है इनहेरिटेंस की वजह से मस्कुलर सर एट्रोफी ये हो सकती है, ठीक है। एंड सर्टेन मेडिकल, डायबिटीज की वजह से भी हो सकती है। डेफिनेटली डायबिटिक वाला आप देखते हैं कि जब उसको कोई जख्म होता है तो ठीक नहीं होता है। इससे यही होता है कि मस्कुलर एट्रोफी और हो रही होती है, जी। डीजनरेशन नहीं होती। और बाद सर दफा जब मसल हमने ना पहले एट्रोफी ऐसे होती है, मस्कुलर मस्कुलर स्पाइनल एट्रोफी मस्कुलर एट्रोफी पढ़ा। हमने ये सिर्फ अलग है। ये हम जो है एट्रोफी किन किन मसलों में हो सकती है ये एक जर्नल व्यू देंगे, इससे आपको आइडिया होगा कि मस्कुलर एट्रोफी जो है वो किन किन डिजीजेस में हो सकती है। ठीक है, वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी थी, और ये मस्कुलर एट्रोफी है यानी मसल वेस्टेज वाली कौन कौन सी कंडीशंस है। अब हम ठीक। सारी वो नहीं पढ़ सकते, तो चलो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जिन जिन में मसल वेस्टेज होता है या जो मस्कुलर इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, मसल एट्रोफी कैन अकर आफ्टर लॉन्ग पीरियड, किधर गया, of inactivity. If a muscle does not get any use, the body will eventually break। हाँ, बहुत से मसल जो आप इवन कि आप अपने हाथ को जो है अगर 10 घंटे के लिए एक ही जगह स्टे करें तो आपको लगेगा कि मसल वीक हो गए हैं, और अगर यही कंडीशन 1-2 दिन रहेगी तो मसल वेस्टेज शुरू हो जाएगा। डायबिटीज में भी होता है, जैसा कि देखते हैं बाल दफा हैंड और वो टांग वगैरह और थम्स वगैरह काटने पड़ते हैं क्योंकि मसल की रीजनरेशन नहीं हो रही होती, उनको भी क्या नहीं मिलती, इंसुलिन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो डैमेज होते हैं। मस्कुलर एट्रोफी कैन अकर लॉन्ग, ठीक है, मस्कुलर एट्रोफी दैट डेवलप ड्यू टू इनएक्टिविटी कैन अकर इन अ पर्सन रिमेन इमोबाइल व्हाइल दे रिकवर फ्रॉम इलनेस और इंजरी। ऐसे लोग जिनमें मस्कुलर एट्रोफी इस वजह से होती है कि वो अपने मसल को यूज नहीं कर रहे, तो उनकी जो है रिकवरी जल्दी हो जाती है और वो रिकवर हो जाता है। लेकिन जिनको वाकई इनहेरिटेड डिजीज होती है उनकी रिकवरी मुश्किल होती है। गेटिंग